Hello guys, I'm Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो खगोलिकी चैप्टर चल रहा है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में जो देखेंगे टॉपिक आज वो है खगोलीय या आकाशीय पिंड, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज। क्या होता है खगोलीय या आकाशीय पिंड क्या है या सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, आज इसको समझेंगे। और इसी कड़ी में हम आकाशगंगा, मंदाकिनी या जिसको हम गैलेक्सीज कहते हैं, है ना, आकाशगंगा कहिए या मंदाकिनी कहिए या गैलेक्सीज कहिए, उसको समझेंगे कि वो क्या है, उसको देखेंगे। खैर इसके बारे में मैंने और भी वीडियो बताया है, लेकिन आज जो है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले खगोलीय या आकाशीय पिंड क्या है ना, इसको समझते हैं कि खगोलीय या आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। तो अगर आप खगोलीय या आकाशीय पिंड को डिफाइन करना चाहेंगे तो ये ऐसे होगा कि आकाश में दिखाई देने वाले पिंड, आकाश में दिखाई देने वाले पिंड, अब इसमें जो जो आ जाए, है ना, आकाश में जो जो पिंड दिखाई देती है उन तमाम पिंडों को सबको मिला के क्या कहेंगे, खगोलीय या आकाशीय पिंड कहेंगे। तो आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों जैसे आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी चीज, आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि सभी को मिला के क्या कहते हैं, खगोलीय या आकाशीय पिंड कहते हैं। तो अगर आप यहां लिखना चाहेंगे खगोलीय या आकाश पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, तो आप इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या? तो आकाश में दिखाई देने वाले, आकाश में दिखाई देने वाले पिंड, है ना, आकाश में दिखाई देने वाले पिंड जैसे, अब इसमें जो जो आ जाए, आकाश में दिखाई देने वाले पिंड जैसे क्या हो जाएगा, तो आकाशगंगा, तारा, आकाशगंगा, है ना, तारा, उपग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि को क्या कहते हैं, खगोलीय या आकाशीय पिंड। इसी को क्या बोलते हैं, आदि को खगोलीय या आकाशीय पिंड, खगोलीय या आकाशीय पिंड कहते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि खगोलीय या आकाशीय पिंड कहेंगे किसको, जो आकाश में दिखाई देने वाला पिंड होगा, जिसमें आकाशगंगा हो जाए, तारा हो जाए, उपग्रह हो जाए, धूमकेतु हो जाए, ये सब जो आकाश में मौजूद हैं, जो जिसको हम देख सकते हैं, वो सभी क्या है आपका, तो खगोलीय पिंड है या आकाशीय पिंड है। अब है आकाशगंगा। हमने जो कहा कि इस वीडियो में हम आकाशगंगा के बारे में या मंदाकिनी के बारे में या गैलेक्सीज के बारे में जानेंगे। तो अब अगला प्रश्न है कि गैलेक्सी क्या है या आकाशगंगा क्या है ना, या मंदाकिनी क्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे, आपने क्वेश्चन सुन ही लिया है, आकाशगंगा क्या, खैर लिख देते हैं, लिखने में टाइम थोड़ा सा जाता है ना, लंबा हो जाती है वीडियो। आकाशगंगा या मंदाकिनी, है ना, आकाशगंगा या मंदाकिनी, या इसी को कह सकते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी ये क्या है, तो इसका या आप ये है कि आकाशगंगा या मंदाकिनी तारों के ऐसे विशाल समूह हैं, आकाशगंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी, है ना, तारों के ऐसे विशाल समूह हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना, आकाशगंगा, मंदाकिनी या गैलेक्सी तारों के है ना, तारों के ऐसे समूह हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ है। गैलेक्सी तारों का ऐसा विशाल समूह है, ऐसा विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, जो गुरुत्वाकर्षण ना, आकाशगंगा, मंदाकिनी या गैलेक्सी तारों का ऐसा विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मेन जो इसको बॉन्डिंग जो इसको रखने का है वो कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण है ना। तो आकाशगंगा, मंदाकिनी या गैलेक्सी तारों का ऐसा विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए, और वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसी के कारण वो क्या है, एक दूसरे को बैलेंस्ड किए हुए हैं, सब एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी में अगला पॉइंट जो होगा वो देखेंगे हम लोग, इनकी विशालता के कारण इन्हें प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है।
इनकी विशालता के कारण, किसकी विशालता के कारण? आकाशगंगा की विशालता के कारण, इनकी विशालता के कारण, इनकी विशालता के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड, है ना, इसकी विशालता के कारण इन्हें प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, तो जो आकाशगंगा है या मंदाकिनी है ना, आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, या जो गैलेक्सी है ना, इसकी विशालता के कारण इसी गैलेक्सी को, मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, कई बार एग्जाम में जो है ये पूछ दिया जाता है। चलिए आगे है, रात्रि को एक स्वच्छ आकाश में, हम आकाशगंगा के बारे में लिख रहे हैं। रात्रि में, है ना, रात्रि में एक स्वच्छ आकाश में, या रात्रि को एक स्वच्छ आकाश में, एक स्वच्छ आकाश में, एकदम साफ सुथरा आकाश में, है ना, एक स्वच्छ आकाश में देखिए यह जो आकाशगंगा है, चूंकि ये इसका जो इसको ये जो प्रकाश, आप आकाशगंगा को जब आप देखा जाता है तो वो जो तारे होते हैं, जो प्रकाश होते हैं, वो प्रकाशों की बहती हुई गंगा जैसे दिखाई पड़ती है। मतलब कि एक ऐसा लगता है कि प्रकाशों का बहुत बड़ा नदी है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। तो ये है कुछ नहीं लेकिन तारों का क्या है? विशाल समूह है। अरबों खरबों तारे इसमें मौजूद हैं, बहुत सारे तारे हैं। नहीं कहा जाता है कि एक आकाशगंगा में 10, है ना, 10⁻22 तारे हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में उतना उतना तारे हैं प्रत्येक। तो इस तरह से समझ में आता है कि आकाशगंगा कुछ नहीं, तारों का क्या है? विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से बंधा हुआ है। रात्रि को एक स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब के रूप में दिखाई देता है। एक स्वच्छ आकाश में, है ना, चमकदार मेहराब, है ना, एक चमकदार मेहराब के रूप में दिखाई देता है। अर्क, मेहराब के रूप में दिखाई देता है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं, आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। और रात्रि को एक स्वच्छ आकाश में ये चमकदार मेहराब के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब यहां पर एक बात आया, ये चमकदार मेहराब ये क्या होता है ना? मेहराब किसको बोलते हैं? ये एक उर्दू लफ्ज है, मेहराब के रूप में दिखाई देता है। देखिए मेहराब किसको बोलते हैं? वो जो आप कहीं दरवाजा देखते हैं, घर सब में दरवाजा होता है और दरवाजे के ऊपर जो अर्धमंडलाकार भाग बनी होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक दरवाजा बना है ना, ये दरवाजा है आप घर का, ठीक है, और दरवाजे के ऊपर पे ऐसे इस टाइप का, है ना, दरवाजे के ऊपर पे जो एक अर्धमंडलाकार भाग है, इसको क्या बोलेंगे? अर्धमंडलाकार भाग। ये मान लीजिए यहां से आपका दरवाजा है ना, ये दरवाजा है और ऊपर पे जो ये अर्धमंडलाकार जो ये जो निर्माण किया जाता है, आप देखिएगा घर सब में लगा होता है, ऊपर पे दरवाजे के ऊपर पे जो अर्धमंडलाकार भाग है, इसी भाग को क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। तो ये जो है रात्रि को एक स्वच्छ आकाश में चमकदार मेहराब के रूप में दिखाई पड़ता है, मतलब कि वो अर्धमंडलाकार भाग के रूप में दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो है इसमें चमकदार या मेहराब वर्ड को यूज किया गया। तो जो घर होता है, घर का दरवाजा होता है, उसके ऊपर पे जो अर्धमंडलाकार भाग बनाई जाती है वही क्या कहलाता है? मेहराब। इसी को बोलते हैं मेहराब, है ना, मेहराब। तो इस प्रकार की दिखाई पड़ती है और आकाशगंगा तारों का विशाल समूह है और अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैक्सिमम तारे हैं जो आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैसें और धूलकण भी है। आकाशगंगा में तारों के अलावा क्या है? प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अलावा धूल भी है, धूलकण भी मौजूद है ना, धूल भी
मौजूद है, मतलब कि ये जो धूल कण है ये भी इसमें मौजूद है। किसमें? आकाश गंगा में। तो वही कहा कि प्रत्येक आकाश गंगा में तारों के अतिरिक्त, तारों के अलावा धूल भी मौजूद है। धूल कण जो आप देखते हैं वह भी जो है आकाश गंगा में मौजूद है। आकाश गंगा का 98% भाग है ना, जो 98% भाग है, आकाश गंगा का 98% भाग तारों से, 98% भाग किससे? तारों से, और 2% भाग गैसों या धूल कण से बना है। और 2% भाग जो है आकाश गंगा का 98% भाग तारों से, और 2% भाग जो है ये धूल और गैस से बना है। धूल और गैस, मतलब 2% में धूल और गैस है। धूल और गैस है, ये भी लिख सकते हैं, धूल और गैस है। किसी भी आकाश गंगा में 98% तारा है, और 2% भाग में क्या है? 2% भाग में क्या है? धूल है और गैसें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। है संरचना के आधार पर आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, संरचना के बेसिस पर, संरचना के आधार पर आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं। आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन सा है? संरचना के आधार पर आकाशगंगा 3 प्रकार, गैलेक्सीज 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका सर्पिल, सर्पिल जिसको स्पाइरल कहते हैं, है ना, ये फर्स्ट पार्ट है स्पाइरल। और दूसरा भाग जो है वह आपका दीर्घवृत्तीय या इलिप्टिकल होता है। दीर्घवृत्तीय, या इसको बोलते हैं इलेप्टिकल, इलिप्टिकल हो गया। और तीसरा है अनियमित या इर्रेगुलर, अनियमित या इसी को कह सकते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। तो ये 3 पार्ट जो है संरचना के आधार पर आकाशगंगा के 3 प्रकार हो गए, है ना। 3 प्रकार किसके? आकाशगंगा, गैलेक्सीज के 3 प्रकार याद रखिएगा। एक है सर्पिल, स्पाइरल सर्पिल, दूसरा है दीर्घवृत्तीय, और तीसरा है आपका अनियमित या इर्रेगुलर जिसको कहते हैं। तो ये 3 भाग हो गए किसके? ये 3 प्रकार हो गए किसके? आकाशगंगा के। अगर आप कहा जाए आकाशगंगा कितने प्रकार के हैं, तो हमारी गैलेक्सीज या आकाशगंगा जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक है स्पाइरल जो सर्पिल आकार है, दूसरा है इलिप्टिकल जो दीर्घवृत्तीय आकार है ना, दीर्घवृत्तीय प्रकार है, और तीसरा है अनियमित या इर्रेगुलर। ये 3 प्रकार हैं आकाशगंगा के, 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, है ना, इसको याद रखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, अब तक की ज्ञात आकाशगंगाओं में 80% जो है, 80% कौन सा है? सर्पिल। 80% सर्पिल है, 17% दीर्घवृत्तीय। देखिए, अब तक की जो आकाशगंगा प्राप्त है इसमें 80% भाग किसका है? तो ये सर्पिल का है। और जो आपका दीर्घवृत्तीय है, इलिप्टिकल है, यह 17% है ना। 17% जो है ये दीर्घवृत्तीय है, और जो आपका अनियमित है यह 3% संरचना अनियमित की है। तो यह भी जान लीजिएगा कि ब्रह्मांड में जो है सर्पिल प्रकार की जो आकाशगंगाएं हैं ये सबसे ज्यादा हैं। ब्रह्मांड में सर्पिल प्रकार की या स्पाइरल टाइप्स की जो गैलेक्सीज हैं वो 80% है, और जो दीर्घवृत्तीय या इलिप्टिकल टाइप्स की जो आपका कह सकते हैं कि गैलेक्सीज है वो 17% है, और जो इर्रेगुलर है उसकी परसेंटेज कितनी है? तो 3% है। ये ऑल वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो है ना, सर्पिल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित का परसेंटेज इतना इतना है। ठीक है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला एक सर्पिल आकाशगंगा है। ये आकाशगंगाएं सर्पिल, दीर्घवृत्तीय, अनियमित या स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर जो है ये तो पूरे ब्रह्मांड की बात हो गई। लेकिन हम लोग पृथ्वी पर जिस आकाशगंगा के अंतर्गत हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, या उसको क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। तो यह भी एक अच्छा है। और ये जो हमारी आकाशगंगा है वो किस में आती है? तो जो 80% वाला भाग है सर्पिल, स्पाइरल में आती है। तो ये भी लिख देते हैं, है ना। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला, या इसी को बोलते हैं हम लोग मिल्की वे। मिल्की वे एक सर्पिल संरचना वाली आकाशगंगा है।
एक सर्पिल अर्थात स्पाइरल सर्पिल संरचना वाली आकाश गंगा है, आकाश गंगा है। ठीक है, सर्पिल संरचना वाला आकाश गंगा है। अब है इसके बाद एक और जो है ना, इसका नाम है एंड्रोमेडा। देखिएगा, इसको भी समझिएगा, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा यह भी क्या है, एक सर्पिल संरचना वाली आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा भी एक सर्पिल संरचना वाली आकाशगंगा है या गैलेक्सीज है ना। एंड्रोमेडा भी एक सर्पिल संरचना वाली गैलेक्सी है। तो सर्पिल संरचना वाली जो गैलेक्सी है, इसका अगर एक तो उदाहरण आपका हो गया आपका अपना जो दुग्ध मेखला है ना, हम लोगों की जो अपनी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, यह हो गया सर्पिल। और दूसरा एक और है एंड्रोमेडा, है ना, एंड्रोमेडा यह भी एक सर्पिल संरचना वाली आकाशगंगा है ना। इसका नाम एंड्रोमेडा इसलिए ध्यान है क्योंकि इस पे बातें इसके बारे में कुछ तथ्य है, लेकिन ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। जब आप जान रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्स में 80% में सर्पिल ही है, 80% में जो स्पाइरल है सिर्फ यही मौजूद है। तो इसमें एक तो अपना मिल्की वे हो गया दुग्ध मेखला, दूसरा एंड्रोमेडा, इस तरह की कितनी आकाशगंगाएं पड़ी हुई है ना, बहुत सारी होंगी। लेकिन एंड्रोमेडा की बात इसलिए की गई है ना, एंड्रोमेडा के साथ क्या है कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन है, एंड्रोमेडा है, इसलिए इसकी बात हमने यहां पर की। एंड्रोमेडा भी एक सर्पिल संरचना वाली गैलेक्सी है और हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के बाद और हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो मिलते हैं है ना, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा, सबसे निकटतम आकाश गंगा एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा है, इसलिए एंड्रोमेडा की चर्चा यहां पर की गई। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा है। यह भी ऑब्जेक्टिव में आप याद रखिएगा कि हमारी आकाशगंगा के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, है ना। आकाश में दिखाई देने वाले पिंड जैसे आकाशगंगा, तारा, उपग्रह, धूमकेतु, ये सभी क्या है, खगोलीय या आकाशीय पिंड कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी जो है ना, गैलेक्सीज, ये तारों का ऐसा विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। आकाशगंगा या मंदाकिनी क्या है, तारों का ऐसा विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसकी विशालता के कारण, है ना, इन्हें प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। इसकी विशालता के कारण क्या बोलते हैं, इनको प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी को उसकी तारों की विशालता के कारण प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। रात्रि को एक स्वच्छ आकाश में चमकदार मेहराब के रूप में दिखाई देते हैं, कौन, तो ये आकाशगंगाएं जो है रात्रि में एक स्वच्छ आकाश में चमकदार मेहराब आप जानते हैं, अर्धमंडलाकार भाग जो होता है इस दरवाजे के ऊपर का, उसको क्या बोलते हैं, तो मेहराब बोलते हैं, उसी रूप में दिखाई देती है आकाशगंगा, है ना। अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं और ये क्या है, तारों का विशाल संग्रह है। तारों के अलावा धूल भी मौजूद है आकाशगंगा में, तारों के अलावा धूल कण भी मौजूद हैं। 98% भाग जो है यह तारों से बना है ना। किसी आकाशगंगा का 98% भाग किससे बना है, तारों से। और 2% भाग में क्या है, धूल है। 2% भाग में धूल है और गैस है। धूल और गैस 2% भाग में है, 98% भाग में तारे हैं। संरचना के आधार पर आकाशगंगा को 3 प्रकार में बांटा गया है, सर्पिल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित, अर्थात स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इर्रेगुलर। जो स्पाइरल है इसकी परसेंटेज 80 है और जो दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल है इसकी परसेंटेज 17 है और जो अनियमित इर्रेगुलर है इसकी परसेंटेज कितनी है, 3% है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला जो मिल्की वे है, ये एक सर्पिल संरचना वाली, स्पाइरल कंस्ट्रक्शन वाली, है ना, वाली गैलेक्सीज है। एक स्पाइरल कंस्ट्रक्शन वाली जो गैलेक्सीज है आकाशगंगा है, वो क्या है, अपनी दुग्ध मेखला है। एंड्रोमेडा भी एक सर्पिल संरचना वाली गैलेक्सी है
और हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। तो मित्र आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगला टॉपिक जो आएगी वह जो अपनी आकाशगंगा है, जो हम लोगों की आकाशगंगा है दुग्ध मेखला मिल्की वे, तो अगला टॉपिक होगा मिल्की वे, जरूर देखिएगा। आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।